忍びの時代は終わる。तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं कि फिफ्थ एल्डर अभी भी जिंदा बच गया होता है और उस मलबे में से बाहर निकल रहा होता है, और बाकी तरफ हम देखते हैं कि हर जगह तबाही ही तबाही होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस फाइट के बाद से दुनिया के चारों तरफ जाओ फान का नाम जाना जाएगा, लेकिन एक अच्छे इंसान की तरह नहीं, एक बहुत ही बुरे इंसान की तरह, जो कि इस टियानियन एम्पायर के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है। और अब उसे डिस्क्राइब करने के लिए डीमन शब्द बहुत ही ज्यादा छोटा हो चुका है, और जब भी कोई उसके बारे में सोचेगा उसके मन में एक ही शब्द आएगा, और वो है डिमोनिक एम्परर। और फिर वहां जज आती है और सुई को रिपोर्ट करती है कि लगभग 5000 लोग मारे गए हैं और लगभग 36,000 लोग घायल हो गए हैं, और जिन लोगों को छोटी मोटी चोट लगी है उन्हें तो गिना भी नहीं जा सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इस फेस्टिवल के मौके पर हमारे यहाँ बहुत सारे फैमिलीज भी आई थी, और अंदाजे से कहा जाए तो यहाँ पूरे लगभग 2000 क्लैन के लोग मारे गए हैं। सुई कहती है अभी के लिए तो तुम उन्हें कह दो कि वो लोग अभी शांत हो जाएं, और मैं उन्हें जल्दी ही मिलकर उनके लॉस के लिए कुछ भी कॉम्पनसेशन देने की कोशिश करूंगी, और ये जाकर तुम उन लोगों को कह दो। और फिर हम देखते हैं कि टियान कह रहा होता है वैसे तो जाओ फान बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, पर मेडिसिन किंग तो कह रहा था ना कि वो बहुत ही ज्यादा अब कमजोर हो चुका है और उसे कोई 3 साल का बच्चा भी मार देगा। और ये सुनते ही सुई सबको ऑर्डर देती है कि सब लोग जाओ फान को ढूंढने में लग जाए और उसे जिंदा पकड़कर लाना है, क्योंकि इस सब का जवाब वही देगा। और फिर सारे लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एम्परर उड़ते हुए जा रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसकी नजर धुंधली होने लगती है और उसकी विंग्स गायब हो जाती है और सीधे ही आकर जमीन पे गिर जाता है, और फिर वो बहुत दिनों तक वहीं पर जमीन के नीचे ही गड़ा हुआ रहता है। लेकिन फिर जब एक पानी की बूंद उसके चेहरे पर आके गिरती है, तब उसको थोड़ा होश आता है और वो अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में कहता है मेरी अभी की करंट सिचुएशन के साथ मैं अपने आप को खुद हील नहीं कर पाऊंगा, और लगता है कि मैं 1 महीने तक अपनी उंगली तक नहीं हिला पाऊंगा, और मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि डिमोनिक एम्परर के साथ ये सब हो रहा है, पर मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ। और फिर तभी ही उसके ऊपर से मिट्टी हटने लगती है और वो देखता है कि वहाँ पर डोंग और उसकी बहन आ गई होती है, और फिर डोंग उसे उस मिट्टी से खींचकर बाहर निकालता है और फिर वो उसे एक जगह पर बैठा देता है। लेकिन अचानक से ही डोंग एम्परर के गर्दन पर तलवार टान देता है और पूछता है अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे ब्रदर सॉन्ग के साथ क्या किया। एम्परर जवाब देता है पर मुझे तो लगता है कि अब तक तुम्हें सच्चाई का अंदाजा तो लग ही गया होगा। डोंग पूछता है पर तुमने आखिर ऐसा किया ही क्यों। एम्परर कहता है कब से एक डीमन को किसी को मारने के लिए किसी कारण की जरूरत पड़ने लगी। और ये सुनते ही डोंग गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ही वहाँ पर मिस डांडान आ जाती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे ऐसा ना करने के लिए समझाने लगती है। लेकिन तभी एम्परर मिस डान को कहता है निकलो यहाँ से, पर वो उसके सामने से हटी नहीं रही होती है, तो फिर से कहता है मैंने तुम्हें बोला ना हटो यहाँ से, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। और एम्परर के ये कहते ही वो सामने से हट जाती है। और फिर एम्परर डोंग से कहता है मैंने तुम्हारे सिर्फ ब्रदर को ही नहीं मारा है बल्कि उसकी बहन को भी मारा है, इसलिए तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम मुझसे बदला लो। इसलिए अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो फिर यहाँ कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। तो डोंग अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उसके सामने करता है, लेकिन फिर वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर लेता है और कहता है छोड़ो भी, मैं सोचूंगा कि ये मेरे ब्रदर की बदकिस्मती थी कि वो तुमसे मिल गया था, और मेरी बहन ने सही कहा है, तुमने हम दोनों की जान बचाई है और हमें अपने हाथों से खाना खिलाया है, इसलिए मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ।
और इसी वक्त ही हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर मेहरबानी यहीं पर ही सेटल होता है। लेकिन फिर भी बड़ी अफसोस की बात है कि मैं तुमसे बदला नहीं ले पाया, वरना मैं तुम्हें तो। लेकिन अचानक से ही एम्परर अपने चाइल्ड ऑफ ब्लड से डोंग के पीछे एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस पेड़ की चीथड़े उड़ जाते हैं। और एम्परर कहता है, पर मैं पहले तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरी जिंदगी मेरे ही कंट्रोल में है, और चाहे वो कैसे ही हालत क्यों ना हो, और अगर तुम्हारी तलवार और थोड़ा सा भी आगे आ गई होती ना, तो तुम यहाँ पर अभी जिंदा नहीं खड़े होते। इसलिए जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। और वैसे अब चलो, मुझे एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ, मुझे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर लोग वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी ही वो किसी की आने की आवाज सुनते हैं, और ये तो मास्टर लियू होते हैं। और वो उन्हें देखकर एम्परर अपने मन में कहता है, अबे अब ये कौन आ गया, ये है कौन? और फिर मास्टर लियू वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, ग्रैंड मास्टर जाओ, अच्छा हुआ आप यहीं पर ही मिल गए। मैं आपके रिकवरी होने के लिए एक चीज आपके लिए लेकर आया हूँ। और वहाँ दूसरी तरफ एम्परर उसे देखकर सोच रहा होता है, इस बूढ़ों को कहीं पर तो देखा हुआ लग रहा है, और इसे मेरी सेफ्टी की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। और उसके बाद मास्टर लियू एम्परर को एक 6th ग्रेड पिल देते हैं उसे रिकवर होने के लिए। और जैसे ही एम्परर उस पिल को खाता है, उसी वक्त उसके सारे शरीर में पावर दौड़ने लगती है, और फिर अपने उस बोधी जेड लिक्विड की भी निकालता है और उसे भी पी लेता है। और उसे ये पीता हुआ देखकर मास्टर लियू कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, इनके पास तो ये लिक्विड भी है, और इसके साथ तो ये आधे घंटे में ही बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। एम्परर एक जगह पर बैठा हुआ होता है, और फिर अचानक से ही वो 2 लेवल पे अचानक से ही ब्रेक थ्रू कर लेता है। और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि एक आदमी एक ही सांस में 2 बार कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन एम्परर फिर से एक बार, तीसरी बार ब्रेक थ्रू कर लेता है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एम्परर वहीं पर ही बैठा होता है और अपनी आंखें खोलता है और पूछता है, वैसे तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया है ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, और तुम मुझे ये ऐसे ही क्यों दोगी? मास्टर लियू उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाएंगे? एम्परर कहता है, पर क्या पहले तुम मुझे एक एम्प्टी जेड स्लिप दोगे? और फिर उस पत्थर जैसी चीज पर कुछ लिखता है और मास्टर लियू से कहता है, मैंने इस पर 3 एल्केमी की सीक्रेट टेक्निक लिख दी है, और इससे हमारा यहीं पर ही कर्जा चुकता हो जाता है, और हमारे बीच का सारा मामला यहीं पर ही सेटल हो गया। और तुम्हारा मेरे स्टूडेंट बनने की बात करें तो अब तो मेरा दिल ही नहीं करता है कि मैं किसी को अपना स्टूडेंट बनाऊं। और फिर वो मिस डान को एक रिंग देते हुए कहता है, तुम जब अपने टावर पहुंच जाओ तो इसे सुई को दे देना और कहना कि ये मेरी तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट है। और अब से हम लोग एक दूसरे को ना ही पहचानते हैं, ना ही एक दूसरे के बारे में कुछ जानते हैं। और फिर वहां से उड़कर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस स्लम्स एरिया में सुई खड़ी होती है और आसमान को निहार रही होती है। और फिर उसे टियान पूछता है, पूरे 4 दिन हो चुके हैं, क्या तुम्हें पक्का लगता है कि वो यहाँ पर वापस आएगा? सुई कहती है, ये वही जगह है जहाँ पर हमने अपने सबसे खुशनुमा पल बिताए हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि अगर वो सुरक्षित होगा तो यहाँ पर जरूर लौट कर आएगा। टियान कहता है, पर तुम इतनी ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि तब वो सोंगी बना हुआ था, इसलिए तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। वो सच में तुमसे प्यार नहीं करता है। और उस वक्त वहाँ पर डोंग आ जाता है, और उसे देखकर उन लोगों को लगता है कि यहाँ पर जाओफान आ चुका है। पर डोंग उन्हें बताता है, लॉर्ड सुई, हमने उसे ढूंढ तो लिया था, पर वो जैसे ही रिकवर हुआ वो वहाँ से एकदम ही चला गया, और हम उसे रोक भी नहीं पाए। सुई ये सुनते ही बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और सोचने लगती है, क्या सच में उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला और ऐसे ही मुझे छोड़कर चला गया? और फिर वहाँ पर मिस डान आती है और सुई को वो रिंग दे देती है, और सुई उस रिंग को खोलकर देखती है तो उसमें बोधी रूट्स
और उसका दिया हुआ मेमोरियल होता है। और उस बोधि रूट्स को देखकर बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सुई बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी होती है और अपने मन में कह रही होती है, पर इसने तो मेरे मेमोरियल को भी वापस लौटा दिया है। इसका मतलब हुआ कि हम दोनों आपसे बिल्कुल अनजान बन चुके हैं। क्या इसका मतलब हुआ कि उसने पूरे वक्त मेरा बस इस्तेमाल ही किया है? क्या मैंने एक आदमी से इसलिए ही सच्चा प्यार किया था ताकि वो मुझे धोखा दे सके? टियान कहता है, तुम बुरा मत मानना, पर उसने ये पहले ही कह दिया था कि वो यहाँ पर बोधि रूट्स के लिए आया है और अपने मतलब के लिए ही तुम्हारी थोड़ी मदद कर दे रहा है। इसलिए तुम उसके बारे में सोचकर इतनी ज्यादा दुखी मत हो। लेकिन सुई तो पहले ही सदमे में जा चुकी होती है। बूढ़ी औरत कहती है, सुई, क्या ये चीज भी तुमने उसे दी थी क्या? और अगर नहीं तो फिर ये है क्या? और फिर उसे खोल कर देखती है तो उसके अंदर से कुछ ब्लू कलर्स के पिल्स निकलते हैं और उन सब को देखकर बूढ़ी औरत कहती है, ये तो वही 8th ग्रेड के पिल है जो उस फेस्टिवल में जाओ फान ने बनाया था। और ये तो पूरे 18 पिल्स हैं। और फिर उनमें से एक पिल को क्वीन को खाने के लिए देती है और जैसे ही उस पिल को क्वीन खाती है, एकदम से ही उसकी सारी बॉडी में पावर फैलने लग जाती है और अचानक से ही वो ब्रेक थ्रू कर लेती है। और क्वीन कहती है, आज मैंने सिर्फ ब्रेक थ्रू नहीं किया है बल्कि उस मेडिसिन किंग का पॉइजन का असर भी मेरे अंदर से जा चुका है। ये सुनकर बूढ़ी औरत हैरान होकर कहती है, तो इसका मतलब हुआ कि ये तो 7 कलर क्लाउड पाम का एंटीडोट है और बिना कोई शक के ये बिल्कुल ही असली एंटीडोट है। और इसका मतलब हुआ कि हमारी ग्रैंड मदर को भी हम अब ठीक कर पाएंगे। मास्टर जी पूछते हैं, पर क्या वो अभी भी जिंदा हैं? बूढ़ी औरत कहती है, हाँ, हमारी ग्रैंड मदर बस अपनी मौत से एक ही सांस की दूरी पर है और अगर हम उसे ये पील खिला देंगे तो वो अपने मौत को टक से छूकर वापस आ जाएंगी। ये सुनकर सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशनुमा माहौल बन जाता है। सुई कहती है, अब भले ही तुम मेरे साथ नहीं हो पर हमारे बीच का प्यार हमेशा ही रहेगा। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि एम्परर भी उन सबको दूर से देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और फिर वो अपने विंग्स को फैलाता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।